All right, so moving ahead, we are moving towards the last topic of this chapter, rolling motion of a body. Well, without slipping on inclined plane, ये बाद में देखेंगे, हम पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक रोलिंग मोशन से. तो with an example, let us see what is rolling motion. मान लेते हैं हमारे पास एक टेबल है. इस टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ लेट अस से रिंग, या फिर ये डिस्क भी हो सकता है, ये रिंग भी हो सकता है, ये सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है, ये हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है. इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट विच कैन रोल, है ना. रोलिंग मोशन परफॉर्म होना चाहिए. आप ऐसा स्क्वायर ले लोगे तो रोलिंग मोशन कैसे परफॉर्म होगा? बॉडी को रोल होने के लिए इट शुड बी हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. बॉडी को रोल होना है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होना चाहिए. ओके, तो बेसिक आइडिया ये है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट या तो रिंग या डिस्क या सॉलिड सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर या सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर, क्योंकि जितने भी बॉडीज का नाम मैंने मेंशन किया है, स्फीयर, हॉलो या फिर सॉलिड सिलेंडर, हॉलो या फिर सॉलिड डिस्क या फिर रिंग, ये सारे के सारे सरफेस के ऊपर रोल हो सकते हैं. जैसे आपकी गाड़ी का टायर है वो रोल होता है, जैसे आपके हाथ में जो पेन है वो सॉलिड सिलेंडर है, वो भी रोल होता है, राइट. सो the body that we are taking here should be capable of performing rolling motion. ये जो बॉडी है ये रोलिंग मोशन परफॉर्म कर सके, ऐसा बॉडी लेना पड़ेगा. तो रोलिंग मोशन में होगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स के पास लेके जाऊंगा, क्योंकि 11th का बेसिक्स समवेयर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए. देखो, जब आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात की थी, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक चीज जो नॉर्मली हम मिस कर देते हैं, और वो होता है ये कि वहां पे स्ट्रिक्टली बोला होता है दैट दिस इज फॉर पॉइंट पार्टिकल. ओके, दिस इज फॉर पॉइंट पार्टिकल. पॉइंट पार्टिकल के लिए है ये. ओके, सो यू हैव अ पॉइंट पार्टिकल, एंड फॉर पॉइंट पार्टिकल, अगर पॉइंट पार्टिकल मूव हो रहा है तो वेलोसिटी किसका? पॉइंट का. एक्सेलेरेशन किसका? पॉइंट का, राइट. लेकिन जब हम एक्सटेंडेड बॉडीज की बात करते हैं, जब हम लोग रिंग की, डिस्क की, सॉलिड स्फीयर की, इनकी जब बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस कौन सा पार्टिकल, है ना. अगर मैं रिंग ले रहा हूं तो रिंग तो, एज यू रिमेम्बर, जब हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, तो हमने रिंग को अज्यूम किया है मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट ना, डीएम 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 डीएम, ऐसा अज्यूम किया था. याद करो, हमने बोला था कि रिंग जो है छोटे 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 एलिमेंट से बना हुआ है, हर एक का मास है डीएम. तो जब बॉडी रोल होगा तो प्रॉब्लम ये है कि कौन से पार्टिकल की वेलोसिटी की बात कर रहे हो आप, है ना. बिकॉज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप एक पॉइंट पार्टिकल पे ही अप्लाई कर सकते हो. तो इसलिए इस केस में, रोलिंग मोशन के केस में, जब बॉडी रोल होगा तो वेलोसिटी किसका? तो सेंटर ऑफ मास का. और रिंग हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, व्हाटएवर इट इज, इस केस में ज्योमेट्रिक सेंटर और सेंटर ऑफ मास ये एक ही पॉइंट पे होता है. So it is concentrated at the same point. Okay, so you should know this thing, that in such cases we will be talking about velocity of center of mass, acceleration of center of mass. तो पहले ही ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे that हम जब बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी तो किसका? सेंटर ऑफ मास का. दूसरा, लेट्स से ये जो बॉडी है, जब ये रोल होगा, रोल होगा मतलब क्या होगा कि जब ये रोल होगा बॉडी, तो दो टाइप के मोशन परफॉर्म होने वाले हैं. कौन से दो टाइप के? तो सी द आइडिया इज, मैं मान लेता हूं ये जो हमारे पास रिंग है, जब ये रोल होके आगे जाएगा तो एक तो सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में मूव हुआ, मतलब सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन हुआ. स्ट्रेट लाइन मोशन को आप बोलते हो ट्रांसलेशनल मोशन. तो व्हाट हैपेंड इज, जब बॉडी रोल हो रहा है तो उस केस में
सेंटर ऑफ मास सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव हो रहा है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है। बाकी सारे पार्टिकल्स जो होंगे, बाकी जो भी पार्टिकल होगा, सपोज ये पार्टिकल ए है, तो जब बॉडी रोटेट हुई तो ए यहाँ पे आया। अगले केस में जब बॉडी और आगे जाएगा तो ए पार्टिकल विल बी ओवर हियर। जब बॉडी और आगे जाएगा तो ए पार्टिकल विल बी समवेयर ओवर हियर। तो एक्सेप्ट फॉर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को छोड़ के सारे पार्टिकल रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ सेंटर ऑफ मास ऐसा पार्टिकल है जो ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करेगा। ये टॉपिक इजी है, सिर्फ आपको इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो लेट फॉर एन एग्जांपल मैं एक डिस्क के थ्रू समझाता हूँ। ये हमारे पास एक डिस्क है। अब डिस्क का सेंटर ऑफ मास मैंने यहाँ पे ले लिया, दिस इज सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास छोड़ के कोई और पार्टिकल है जो यहाँ पे है, मान लेते हैं ए पार्टिकल, और सेंटर ऑफ मास जो है वो बीच में है, सेंटर में है। तो जब बॉडी रोल होगा तो उस केस में यू सी, मतलब व्हाट इज हैपनिंग, यू सी ए पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन, मतलब रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी ही जगह पे है। तो जब बॉडी रोल होगा तो बॉडी जब आगे जाएगा तो ए पार्टिकल का रोटेशन हुआ, बॉडी और आगे जाएगा तो वापस ए पार्टिकल का रोटेशन हुआ, जब और आगे जाएगा तो ए का रोटेशन हुआ, और आगे जाएगा तो वापस ए ही रोटेट हो रहा है। सेंटर ऑफ मास का रोटेशन नहीं हो रहा है। सिर्फ ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास जो था वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे गया अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे जो ए पार्टिकल है उसका हो गया रोटेशन। इसका मतलब ये, जब हम रोलिंग मोशन की बात करेंगे तो रोलिंग मोशन में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन। एक ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नंबर टू, रोटेशनल मोशन ऑफ ऑल अदर पार्टिकल्स एक्सेप्ट फॉर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को छोड़ के बाकी सारे के सारे पार्टिकल का रोटेशन हो रहा है, राइट? तो when a body like sphere or ring or disk rolls on a surface, the motion can be treated as a combination of translational motion of the center of mass and rotational motion of all other particles. So, पहले तो ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमको। When a body like a sphere or a ring or a disk, like a sphere, rolls on a surface, right? The motion can be treated as the motion can be treated as a combination of first translational motion of center of mass. Second, rotational motion of all other particles, all other particles about an axis of rotation, about an axis of rotation passing through center of mass, passing through center of mass. तो जब ये बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगा तो रोटेशनल एक्सिस, क्योंकि बाकी सारे पार्टिकल, यू नो, ऑल अदर पार्टिकल्स आर बेसिकली रोटेटिंग, तो मैं थोड़ा सा सिर्फ एंगल चेंज कर रहा हूँ, एंगल ही चेंज किया है मैंने, ओनली एंगल इज चेंज्ड। तो जब समथिंग लाइक अ रिंग और अ स्फीयर और डिस्क इट रोल्स, तो
सेंटर ऑफ मास छोड़ के बाकी सारे पार्टिकल परफॉर्म करते हैं रोलिंग मोशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, राइट। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक पार्टिकल लिया है ए, तो इस ए पार्टिकल का रोटेशन होगा लेकिन अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, राइट। तो दिस पार्टिकल ए will rotate, perform circular motion about which axis, about axis passing through center of mass। तो ये चीज पता होनी चाहिए। तो दिस इज क्वाइट सिंपल। आपको एक बार ये समझ में आ गया कि रोलिंग मोशन क्या है। देखो अभी तक, इससे पहले अब तक आप क्या सीख रहे थे? एक तो आप बोल रहे थे कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव होगा, ट्रांसलेशन, या आप बोल रहे थे कि बॉडी रोटेट होगा, तो रोटेशन। रोलिंग मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट। सो नाउ दोनों का कॉम्बिनेशन है तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन भी दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, राइट। तो लेट अस से, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आप काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो आप बोलोगे देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, ऑफ रोलिंग मोशन इज, टोटल काइनेटिक एनर्जी मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, आप ई से डिनोट करो, के ई से डिनोट करो, डजंट मैटर, आपको जैसा ठीक लगे वैसा, के ई। it will be equal to kinetic energy of translation plus kinetic energy of rotation, right। now हमको एक इक्वेशन डिराइव करना है टोटल काइनेटिक एनर्जी का। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं सिर्फ इसको ई बोल रहा हूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू राइट के एवरी टाइम। मैं इससे इसको ई बोल रहा हूँ, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज ओवर हियर। तो यहाँ पे ये जो है दिस इज काइनेटिक एनर्जी, इट इज नॉट टोटल एनर्जी, ओके। सो नाउ मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है जो रोल हो रहा है, इसका मास है कैपिटल एम और इसका रेडियस है कैपिटल आर। सो लेट अस कंसिडर, लेट अ बॉडी of mass capital M and radius capital R rolls on a horizontal surface, horizontal surface, okay। Let I be its moment of inertia, क्योंकि रोटेशन होगा मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, be its moment of inertia and omega be its angular velocity, be its angular velocity, ओके। और यहाँ पे जो मैंने ई टी और ई आर लिखा है ये आपको पता होना चाहिए, वेयर ई टी इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंड ई आर इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ओके। नाउ एज वी नो ऑलरेडी, हमको पता है, क्या पता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन का फॉर्मूला। What is kinetic energy of a body moving with speed v? Half mv square, where v is linear speed या फिर speed of center of mass, ऐसा भी बोल सकते हो। You can say v is velocity or speed of center of mass, okay। Equation number 1, equation number 2। Now just a minute, okay। Now if you remember, आपको अगर याद होगा, हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी इक्वेशन डिराइव किया है और वो इक्वेशन था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओके। इट वाज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर
इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करोगे, ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 जो है ये आप सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ऑलराइट, देयरफॉर क्या होगा, E इक्वल टू टोटल एनर्जी इक्वल टू ET प्लस ER, और ET क्या है, हाफ mv², हाफ mv² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आप इसमें से हाफ m, डू यू रिमेंबर, आपको याद होगा v आप कैसे लिखते हो, v आप लिखते हो r ओमेगा, तो ये आ जाएगा r ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ, अगर आपको I याद होगा, I आपके पास था m k स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, आपने I को लिखा था m k स्क्वायर, तो यहाँ पे मेंशन कर दो सिंस v इज इक्वल टू r ओमेगा एंड I is equal to mk square. Okay, now therefore total energy of rolling motion is half m constant, यहां से ये ओमेगा स्क्वायर और यहां से ये ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट कॉमन, नॉट कांस्टेंट बट कॉमन, हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आ गया। अब मैं अगर r स्क्वायर भी कॉमन निकाल लेता हूं तो मुझे मिलेगा हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। ये एक इक्वेशन, और E इज इक्वल टू हाफ m r ओमेगा वापस से वेलोसिटी है v, तो हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 है, these are energies of rolling motion. So equation number 4 and 5 gives total energy, कौन सा टोटल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स, तो इसको कंफ्यूज मत करना, टोटल मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक नहीं, इट गिव्स टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, ऑफ रोलिंग मोशन। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया। ऑफ कोर्स यू शुड नो बेसिक्स, के क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है, जो लेट एडमिशन है या जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर एंड यू विल अंडरस्टैंड कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। तो ये हमको डिराइव करना था, मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूँ एंड वी विल गो लिटिल स्लोली नाउ। ओके, तो द आइडिया इज, हमको आज स्टार्ट करना है विथ रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन क्या होता है, इमेजिन करो, देखो फिजिक्स का ये सबसे बड़ा इशू है, जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। इमेजिन हमारे पास एक बॉडी है लाइक अ डिस्क। ओके, तो डिस्क पे अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूं, लेट अस से दिस पॉइंट ए, जब बॉडी रोटेट होगा, मैं रोटेट बोल रहा हूं, मैंने रोलिंग वर्ड नहीं यूज किया, रोटेट होगा, तो ये ए पार्टिकल जो है ये भी रोटेट होगा, एज यू सी हियर, जैसे बॉडी रोटेट हुआ तो ए भी रोटेट हुआ। अब इन एडिशन जब रोलिंग की बात होती है, रोलिंग मतलब रोटेशन के साथ साथ ये बॉडी आगे भी जा रहा है। ओके, along with rotation the body is also going ahead in straight line. तो इन सच केसेस सिर्फ एक पॉइंट बॉडी का ऐसे है जो सेंटर पे है, जिसको आप सेंटर ऑफ मास बोलते हो, तो सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है बॉडी का जो रोटेट नहीं हो रहा, वो प्योरली स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, तो बॉडी रोटेट हुआ। आई विल जस्ट कॉपी इट सो दैट यू अंडरस्टैंड बाय अ सीक्वेंस। तो जैसे ही बॉडी रोटेट हुआ तो ए पॉइंट का रोटेशन हुआ, लेकिन सेंटर का जो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास, वो वहीं पे है। फिर जैसे और बॉडी आगे जाएगा
तो इन दिस केस अगेन ए का रोटेशन हुआ है लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही है। फिर जैसे और बॉडी आगे जाएगा वापस से ए पॉइंट का रोटेशन हुआ है लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही है। जैसे बॉडी और आगे गया अगेन सेम थिंग, दैट सेंटर ऑफ मास इज at its own position but this particle A is performing rotation. So as you can see सेंटर ऑफ मास सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव हुआ है मोर और लेस। ओके, सो इट वाज ओनली सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी जो मूव हुआ है अलोंग स्ट्रेट लाइन, और बाकी सेंटर ऑफ मास को छोड़ के उस बॉडी पे जो भी पार्टिकल होगा सेंटर ऑफ मास छोड़ के वो सारे के सारे रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है दैट रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो यू कैन सेफली राइट, आप लिख सकते हो कि जब एक बॉडी रोल होगा मतलब रोलिंग मोशन होगा, तो रोलिंग मोशन है कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन, लीनियर को आप बोलते हो ट्रांसलेशनल मोशन। किसका ट्रांसलेशन मोशन? सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि सिर्फ सेंटर ऑफ मास ऐसा पार्टिकल है जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में हुआ, वो रोटेट नहीं हुआ, प्लस इट इज रोटेशनल मोशन ऑफ ऑल अदर पार्टिकल्स, ऑफ ऑल अदर पार्टिकल्स मतलब सेंटर ऑफ मास छोड़ के, राइट। तो क्योंकि रोलिंग मोशन दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, तो जब काइनेटिक एनर्जी की बात होगी रोलिंग मोशन की, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन भी कॉम्बिनेशन होगा किसका? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जब एक बॉडी स्पीड v के साथ मूव हो रहा है, तो जब मैं v बोलता हूं तो मैं बोल रहा हूं ये जो रोलिंग मोशन में जो ट्रांसलेशनल पार्ट था, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया अलोंग स्ट्रेट लाइन, उसका स्पीड था v। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन विल बी हाफ mv स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आपको ऑलरेडी पता है हाफ i ओमेगा स्क्वायर, राइट। ओके, यहां तक पता है। अब एक डाउट नॉर्मली जो हमेशा मैं देखता हूं कि मेनी टाइम्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड, कौन सा आए, क्योंकि आए के तो हमने बहुत सारे केसेस देखे। कौन कौन से केसेस देखे मैं बता देता हूँ। एक केस ये था कि हमारे पास डिस्क है और हमारा रोटेशनल एक्सिस जो है वो ऐसा है, इसके लिए आई अलग था। डिस्क लोगे तो mr स्क्वायर बाई 2, रिंग लोगे तो mr स्क्वायर, हॉलोस्फीयर लोगे तो अलग 2mr स्क्वायर बाई 3, ऐसा अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग होता है। मतलब एक ये एक्सिस है, इसके लिए डिस्क के लिए अलोंग दिस एक्सिस mr स्क्वायर बाई 2, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस आपका ऐसा था, एक एक्सिस आपका ऐसा था। तो फिर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के लिए लोगे? तो ऑब्वियसली इस एक्सिस के लिए। क्यों? क्योंकि जब ये जो ऑब्जेक्ट है, बी इट डिस्क बी इट रिंग वॉट एवर इट इज, है ना, आप साइड से देख रहे हो, आप इसी सेम डिस्क को देखो, जब टायर टायर जब रोटेट होगा तो आप तो यहीं से देखोगे ना, आप तो ऐसा ही देख रहे हो टायर को, यू लुकिंग फ्रॉम हियर। तो टायर रोटेट होगा, टायर रोटेट कहाँ से होता है? टायर रोटेट होता है उसके सेंटर से, और एक्सिस कहाँ है? आपके मोबाइल फोन्स के अंदर जा रही है एक्सिस, मतलब मैं क्रॉस से डिनोट करूंगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये केस और ये केस दोनों सेम है। इट इज जस्ट दैट आप फेस ऑन देख रहे हो या एज ऑन देख रहे हो, आप साइड से देख रहे हो या ऊपर से देख रहे हो, इस पर ही डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन दैट। तो ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि कंफ्यूजन होगा बाद में जाके, अभी फिलहाल कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो रोलिंग मोशन लेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमको पता ही है कि सेंटर ऑफ मास से और परपेंडिकुलरली पास होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस,
जब आप यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की बात करते हो, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क या रिंग, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है उसके ऊपर। बाय द वे, हमको पता है v क्या है, r ओमेगा। हमको पता है I क्या है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, m k स्क्वायर। तो इसमें से मैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं, तो बचेगा r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। इसमें से मैं r स्क्वायर भी कॉमन निकाल लेता हूं, तो बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये आ गया आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। नाउ, अब जो 2 दिन पहले हमने एक्सरसाइज किया था, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हमने के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकाला था। तो मैंने आपको बताया था कि आगे काम में आएगा। तो दैट इज प्रिसाइजली व्हाई आई टोल्ड यू टू डू दैट। क्योंकि देखो, अगर आपको रोलिंग मोशन का टोटल एनर्जी निकालना है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर चाहिए, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर एंड इट इज वेरी सिंपल। ऑब्जेक्ट का मोशन, रोलिंग मोशन, दो मोशन का कॉम्बिनेशन, ट्रांसलेशनल रोटेशन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी भी दोनों काइनेटिक एनर्जी का कॉम्बिनेशन, मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिर हमने सिर्फ इक्वेशन सिंप्लीफाई किया है। नाउ, एज एन एक्सरसाइज, बाय द वे, ये आपको किसी बुक्स में मिलता नहीं है, JEE में बहुत काम में आता है। तो इसलिए एज एन एक्सरसाइज हम आज अलग अलग ऑब्जेक्ट का रोलिंग मोशन देखेंगे और उस रोलिंग मोशन का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना आता है, ट्रांसलेशनल कितना आता है, टोटल कितना आता है, ये देख लेंगे। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक रिंग है। रिंग रिंग और हॉलो सिलेंडर सेम होता है। व्हाट इज हॉलो सिलेंडर? हॉलो सिलेंडर इज अ सिलेंडर जो अंदर से खाली है। हॉलो सिलेंडर इज अ सिलेंडर विच इज एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, तो दैट इज हॉलो सिलेंडर। तो ये जो है आपका हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर को अगर आप साइड से देखोगे तो आपको रिंग ही दिखने वाला है। सो इफ यू लुक एट दिस हॉलो सिलेंडर फ्रॉम द फेस, मतलब इस पार्ट की बात कर रहा हूं, तो ये रिंग दिखता है ना। हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, ये रिंग के लिए और हॉलो सिलेंडर के लिए सेम ही आता है। हॉलो सिलेंडर और रिंग के लिए ये सारे के सारे इक्वेशंस सेम ही आते हैं। दिस इज व्हाट यू शुड नो। अब आपको याद होगा, रिंग के केस में जब सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास होता है और परपेंडिकुलर होता है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वल टू आर हमने ये डिराइव किया था। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा? के इक्वल टू आर। फिर आपको याद होगा, हमने के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी निकाला था। तो इजी है, स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लो, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रिंग के केस में 1 आएगा, तो ये 1 आएगा। एक्सीलेंट। और अगर आपको याद है, अभी अभी हमने लिखा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज मास ऑफ द रिंग, वी इज लीनियर स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड है v, तो ये आपके पास आएगा हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर आपको याद होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई आपको अगर याद होगा तो आई है एम के स्क्वायर। तो यह आ गया आपके पास हाफ एम के स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर तो है ही वहां पे। देन ऑफ कोर्स, अभी आपने लिखा है रिंग के लिए के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो हाफ
एम आर स्क्वायर और ओमेगा है, ऑफ कोर्स v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज v बाय आर, तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैंसल, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी of translation rolling motion, sorry, total energy of rolling motion is translation plus rotation. So translation half mv square, rotation half mv square, half plus half is 1 mv square, right? Correct. अब जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया उससे भी सेम आता है, कैसे? देखो याद है आपको, ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया, अभी अभी डिराइव किया, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन का। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन का फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, राइट? कौन सा केस है? रिंग। रिंग के लिए के क्या है? आर। के क्या है? आर। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है रिंग के लिए? 1 1। तो यहाँ पे 1 डालोगे, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2, 2 2 कैंसल, आ गया क्या? यस। तो डिफरेंस बिटवीन बुक्स and this session, this lecture is, normally books में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को सेपरेट करके नहीं बताया होता, मतलब ये दो कॉलम्स आपको मिसिंग मिलेंगे, वहां से आपको डायरेक्टली टोटल बताया होता है। पर जरूरी क्यों है, जरूरी क्यों है सेपरेट करना, ये आपको विद इन फ्यू मोर मिनट समझ में आ जाएगा कि हम इसको सेपरेटली क्यों लिख रहे हैं, इससे हमारा क्या फायदा है। ओके, so you will understand in a while that why we have to do this। अब रिंग की जगह पे अगर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट होता वो डिस्क होता, तो मैं रिंग को हटा दूंगा, मैं रिंग की जगह पे डिस्क लूंगा, और डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, व्हाट इज सॉलिड सिलेंडर? आपके पास ऐसा एक स्ट्रक्चर है, सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर है, लेकिन ये सिलेंडर फोकल नहीं है, इट इज नॉट एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, इट इज कंप्लीटली फिल्ड, तो इसको बोलते हो सॉलिड सिलेंडर। जैसे आपका पेन, पेंसिल, वो सॉलिड सिलेंडर का कैटेगरी में आते हैं वो। ओके, तो अगर मैं सॉलिड सिलेंडर को साइड से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है? डिस्क दिख रहा है ना। सॉलिड सिलेंडर को साइड से देख रहे हो तो डिस्क दिख रहा है। ओके, तो सॉलिड सिलेंडर और डिस्क के इक्वेशन सेम बनने वाले हैं, ये दिमाग में डाल लो। रिंग हॉलो सिलेंडर सेम, डिस्क सॉलिड सिलेंडर सेम। अब what will be the change in the value of radius of gyration? तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया केस ऑफ डिस्क। अगर आपको याद है, और ये मैंने आपको करवाया था क्लास में, इफ यू रिमेंबर, रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर सॉलिड सिलेंडर और डिस्क इज के बाय रूट टू, तो ये है r by root 2, sorry, radius of gyration is r by root 2, radius of gyration for disk is r by root 2, where r is radius of the cylinder or the disk। तो obviously जब आप k square by r square करोगे तो you will get here k square equal to r square by 2, मतलब k square by r square equal to half, मतलब ये वैल्यू आ गई हाफ। अब जब आप इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करोगे, तो चाहे वो रिंग हो चाहे वो डिस्क हो, सेंटर ऑफ मास का स्पीड दोनों केस में v है, दोनों स्ट्रक्चर का, रिंग था या डिस्क था, दोनों का मास भी हमने m लिया है, रेडियस भी हमने r लिया है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रेडियस ऑफ गायरेशन k पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि रोटेशन ही नहीं है। ट्रांसलेशन तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो वो रेडियस ऑफ गायरेशन पे क्यों डिपेंड करेगा? व्हाट यू विल गेट इज अगेन हाफ एम वी स्क्वायर। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज अगेन हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल का देखते हैं।
half m k square. What is k square? It is r square by 2 for disk. disk के लिए क्या है ये? r square by 2. तो r square by 2 और ओमेगा स्क्वायर था, तो ये आ गया 1/4 m r ओमेगा स्क्वायर. r ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट v स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर. तो ये आ गया आपके पास 1/4 mv स्क्वायर. दोनों को ऐड करो, 1/2 मतलब 0.5, 1/4 मतलब 0.25, 0.5 और 0.25 को ऐड करोगे तो 0.75 मतलब 3/4 मिलेगा, 3/4 mv स्क्वायर. तो टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन फॉर अ डिस्क इज 3/4 mv स्क्वायर. अब डायरेक्टली करके देखते हैं फॉर्मूला से, क्योंकि फॉर्मूला भी है हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला तो है ही. डायरेक्ट करके देखते हैं. यही आता है क्या? इट शुड बी द सेम, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. क्या है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिस्क के लिए? हाफ. हाफ. तो ये आपको मिल गया 1/2 एम वी स्क्वायर. 1 प्लस हाफ इज 3/2. तो ये आ गया आपका 3/4 एम वी स्क्वायर. 3/4 एम वी स्क्वायर. वी आर राइट. ओके, नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने इन दोनों को सेपरेटली क्यों लिखा है. यू कैन नोटिस, बॉडी चाहे रिंग हो, बॉडी चाहे डिस्क हो, बॉडी चाहे हॉलो स्फीयर हो, बॉडी चाहे सॉलिड स्फीयर हो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज द सेम, प्रोवाइडेड हर एक बॉडी का मास सेम है, रेडियस भी सेम है. ओके, सो दिस इज द केस. ऑलराइट, सो ओके, तो अंडर दिस कंडीशन कि मास और रेडियस अगर सारे बॉडीज का सेम है, तो उस केस में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर. मतलब चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो लेट अस सी द केस ऑफ हॉलो स्फीयर. अब मैं इसको सब चीजों को डिलीट कर देता हूं, बिकॉज वी डोंट नीड इट एनी मोर. हमको इसकी जरूरत ही नहीं है अब. वेरी गुड. सो नाउ अब सिर्फ इतना है, आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक हॉलो स्फीयर है. दिस इज नॉट अ रिंग. तो हॉलो स्फीयर के लिए मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूं. तो दिस इज नॉट अ डिस्क, दिस इज नॉट अ रिंग, ये हॉलो स्फीयर. प्लास्टिक बॉल खेला होगा ना, प्लास्टिक बॉल से क्रिकेट खेलते थे, मतलब अंदर से पोकल. ओके, बॉल विथ एयर इनसाइड, हॉलो स्फीयर. तो हॉलो स्फीयर, इसका मास m, इसका रेडियस r. जब ये मूव होगा तो सेंटर ऑफ मास विल मूव विथ वेलोसिटी v. अब देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू डोंट नो, जो पता नहीं है आपको. एक तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आता है? इसका रेडियस ऑफ गायरेशन आता है √2/3 r. एंड यू शुड इमेजिन, यहां पे जैसे आपने रिंग के केस में क्या किया था, रिंग के केस में आपका एक एक्सिस ऐसा है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा अबाउट डायामीटर है, चौथा अबाउट टेंजेंट है. तो हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, उस केस में ज्यादा हमारे पास ऐसे कंडीशंस है ही नहीं. क्यों नहीं है? इस पे एक जोक भी है, यू शुड नो दैट जोक. ऐसा है, देयर वाज समवन जो अर्थ के ऊपर खड़ा था एक पॉइंट पे. लेट अस से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप यहाँ पे अर्थ पे इस जगह पे बैठे हो. मैंने पूछा कि सेंटर कहाँ पे है अर्थ का. तो आप बोलोगे कि मैं एक स्टिक लेता हूं और इसको आर पार करता हूं. आई टेक अ स्टिक और अर्थ से डायरेक्टली आर पार भेज दूंगा, तो इस लाइन पे सेंटर होगा. ऐसा क्यों? हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, उस केस में आप जब आर पार करने की बातें करते हो तो हमेशा ही सेंटर से पास होता है वो. लुक, इररिस्पेक्टिव ऑफ
कहाँ से लाइन पास करे फर्क नहीं पड़ता। अगर लाइन सेंटर से पास हो रहा है तो वो डायामीटर होता है बेसिकली। तो इट इज ऑलवेज डायामीटर इररिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ से पास किया लाइन को। लाइन को आपने यहाँ से पास किया, फर्क नहीं पड़ता, सेंटर से ही पास होगा, डायमीटर के अबाउट ही होगा। यहाँ से किया तो भी डायमीटर के अबाउट होगा। ये पॉसिबिलिटी डिस्क और रिंग के केस में नहीं होती। ओके, तो डिस्क और रिंग के केस में केसेस ज्यादा बनते हैं। यहाँ पे दो ही केस बनते हैं, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर, दूसरा अबाउट टेंजेंट। only two cases for a hollow or a solid sphere, you have only two cases, एक about diameter, एक about tangent, about diameter, about tangent। okay, good। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था जो आपको बाद में काम में आएगा। नाउ द आइडिया हियर इज रेडियस ऑफ गायरेशन हॉलो स्फीयर के केस में आता है आपका अंडर रूट ऑफ 2/3r। ये कैसे आता है, वी डोंट वांट टू गो इनटू इट, ये आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस है, हमको ये डिराइव नहीं करना, सिर्फ हमको याद रखना है कि ऐसा आता है। तो के स्क्वायर विल बी 2/3r², तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विल बी 2/3, तो ये आ गया 2/3। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है, मैंने बता दिया आपको, बॉडी का शेप कुछ भी हो वो हमेशा हाफ mv² होगा। ये आप लिखोगे हाफ m। व्हाट इज के स्क्वायर, के स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आया 2/3r² ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो 2 कैंसल, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे हाफ, तो नहीं है 3 है, 1/3 है, 2 कैंसिल हो गया, mv²। तो ये आ जाएगा आपका 1/3 mv², 1/3 mv² प्लस हाफ mv², तो 1/2 प्लस 1/3, 3 प्लस 2 5/6, तो ये आ जाएगा आपका 5/6 mv² टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला से भी आ सकता है, क्या था फॉर्मूला, हाफ mv²। इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे फॉर्मूला था आपका हाफ mv², 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो हाफ यहाँ पे 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ये आ गया आपका हाफ mv², 1 प्लस व्हाट इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 2/3, 2/3। तो आप करोगे 1/2 mv², तो ये आ जाएगा आपका 5/3 अगेन, तो इसको सॉल्व करोगे तो 5/3 इंटू हाफ इज 5/6, तो टोटल एनर्जी आपका वापस 5/6 mv² आ गया। तो पॉइंट हियर वाज, हम चाहते तो हम ये सारे के सारे केसेस स्किप कर सकते थे, मतलब इन शॉर्ट आपको एज पार्ट ऑफ योर सिलेबस सिर्फ आपको टोटल एनर्जी, उसका फॉर्मूला और अलग अलग बॉडी के केस में उसका फॉर्मूला क्या बनता है ये पता होना चाहिए। एडिशनली हमने क्या किया, हमने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को अलग से कैलकुलेट किया, रोटेशनल को अलग से कैलकुलेट किया। तो हमें ये समझ में आया कि अगर बॉडी का शेप अलग भी हो, रिंग हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, लेकिन मास अगर सेम है बॉडी का, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी चारों केसेस में सेम आता है। तो अगर कुछ डिफरेंट होता है तो वो होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सॉलिड स्फीयर के लिए इट इज होमवर्क फॉर यू, असाइनमेंट। तो रूट ऑफ 2/5r ये आता है रेडियस ऑफ गायरेशन, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आता है 2/5। तो बाकी दो चीजें ये आपके लिए होमवर्क है, दिस इज होम असाइनमेंट फॉर यू, यू आर सपोज टू फाइंड इट आउट, राइट। अगेन अ शॉर्ट समरी, वेरी शॉर्ट क्विक समरी, हमारा एक टॉपिक और बाकी है। तो समरी ऑफ व्हाट वी हैव डन, कुछ ज्यादा नहीं किया आज हमने। हमने अब तक एज यू सी फ्रॉम लेक्चर नंबर 1, आप लेक्चर 1 से या तो स्ट्रेट लाइन मोशन या रोटेशनल मोशन अलग अलग बात कर रहे थे, ट्रांसलेशन अलग, रोटेशन अलग।
यहाँ पे हमने दोनों मोशन को कंबाइन कर दिया, वो बन गया रोलिंग मोशन। तो जब बॉडी रोल होता है तो अगली बार जब वो गाड़ी चलाओगे ना, साइकिल चलाओगे, गाड़ी चलाओगे, या फिर आप किसी गाड़ी को जाते हुए देख रहे हो, उसका टायर घूम रहा है, तो इमीडिएटली तब क्लिक होगा, अरे दिस इज रोलिंग मोशन। क्यों? वो जो एक्सेल होता है, जहां से मतलब व्हील का सेंटर, वहां से रॉड डालते हैं अंदर, तो एक्सेल इज द ओनली पॉइंट विच इज परफॉर्मिंग ट्रांसलेशन मोशन। बाकी वो व्हील का, वो टायर का हर एक पार्ट रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, तो मोशन इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो काइनेटिक एनर्जी इज एडिशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ये हाफ एम वी स्क्वायर था, ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था। आई को हमने लिखा था एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को लिखा था हमने वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बट एनीवेज ओके। तो टोटल सब सिंप्लीफाई करने के बाद, ओमेगा की जगह पे वी बाय आर डालने के बाद और एडिशन करने के बाद, आपको टोटल मिलता है 1 + k² बाय आर स्क्वायर। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग आता है, इसीलिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सब बॉडी का सेम होता है, क्योंकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के पे डिपेंड ही नहीं करता, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग आता है, क्योंकि यही वो टर्म है जो के पे डिपेंड करता है। तो देन वी मेड अ टेबल। सो दैट्स इट फॉर द डे। हम आज के लिए यहाँ पे रुक जाएंगे। विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर।